Hello everyone. Now we will start this webinar. Before starting with the webinar, thank you so much for joining this webinar. आज का टॉपिक है इनकम टैक्स एंड कॉलेज लेक्चरर्स. ये जो वेबिनार है ये मैं हिंदी में प्रोवाइड करूंगा सो दैट आपको ये वेबिनार अच्छे से समझे और मैं भी आपको अच्छे से ये समझा पाऊँ, बिकॉज ये वेबिनार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें मैं आपको टैक्स के रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन दूंगा, कैसे टैक्स सेव करते हैं. ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको सारे इंडिया के कॉलेज के लेक्चरर्स हैं उनको ये वेबिनार प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. माय नेम इज CA Brijmal Lavania. I am from taxbuddy.com. We salute our teachers who build generations. So before starting, जो लोग को यहाँ पे जो सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है कि जिनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन चाहिए, वो सर्टिफिकेशन आपको ये वेबिनार खत्म होने के बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म आएगा, उसमें आपको आंसर करना है, फीडबैक फॉर्म भर के देना है. एंड फीडबैक फॉर्म के बाद आपको मेल पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन आपको मिल जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं वेबिनार. आज का वेबिनार का जो एजेंडा है वो है कि पहले मैं आपको बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद मैं आपको इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे टैक्सेबल होता है, हाउस प्रॉपर्टी कैसे टैक्सेबल होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद आप टैक्स कैसे सेव कर सकते हो, हाउ यू सेव टैक्सेस, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. एंड उसके बाद ओल्ड टैक्स रिज्यूम क्या होता है, न्यू टैक्स रिज्यूम क्या होता है, एंड कैसे चॉइस कर सकते हो, आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो इसके बीच में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. एंड आफ्टर दैट मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ITR फाइलिंग के बारे में बताऊंगा कि ITR फाइल करने का क्या इंपॉर्टेंस है. सो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के साथ स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज इनकम टैक्स. आपको सबको एक क्वेश्चन आता रहेगा कि इनकम टैक्स क्या है. इनकम टैक्स जो है वो आप जो इनकम अर्न करते हो उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है. ओके ये गवर्नमेंट को आपको क्यों पे करना पड़ता है, बिकॉज जैसा आपको जो सैलरी मिलता है वो आपका इनकम है, जो इनकम टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करते हो वो गवर्नमेंट के लिए इनकम है. ओके सो जब आप टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को, सो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो टैक्स के पैसे से अपना कंट्री का डेवलपमेंट करेगी. ओके आपको पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, पब्लिक फैसिलिटीज लाइक रोड, ओके हॉस्पिटल्स, ओके स्कूल्स, ये सारे हम लोग को यूज करने को मिलेगा. ओके सो इसीलिए हम लोग टैक्स पे करते हैं और आपको इसलिए टैक्स पे करना चाहिए. ओके सो टैक्स कैसे पे करते हैं, उसके क्या स्लैब्स है वगैरह वगैरह, वो मैं आपको आगे के PPT में आपको एक्सप्लेन करूंगा. ओके सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है. सो जैसे आपका कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर जैन से लेके दिसंबर तक होता है 12 महीने का, वैसे फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके मार्च तक होता है. सो अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वो था फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20, जो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2019 से और खत्म हुआ था 31 मार्च 2020 को. फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न करते हो. ओके उसके बाद ये असेसमेंट ईयर क्या है. असेसमेंट ईयर जो है वो फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट ईयर रहता है. ओके जिसमें आप रिटर्न फाइल करते हो फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर. सो अभी जो असेसमेंट ईयर खत्म हुआ वो असेसमेंट ईयर है 2020-21, जो कि स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2020 से और खत्म होगा 31 मार्च 2021 को. देन TDS क्या रहता है, आपको TDS मंथली क्यों पे करना रहता है. सो ये मैं आपको एक सरल भाषा में एग्जांपल देता हूँ कि पहले आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है पूरे साल का, एंड वो टैक्स के ऊपर आपको हर महीना थोड़ा थोड़ा डिवाइड किया जाता है टैक्स आपका, और वो आपको TDS के फॉर्म में कट किया जाता है. सो जो इनकम टैक्स है उसको हम लोग पे करने का 3 मोड रहता है. जो सैलरीड एम्प्लॉयड रहते हैं उनको हम लोग TDS के फॉर्म में गवर्नमेंट टैक्स लेती है. अभी इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि जैसे आपने लोन लिया बैंक से, आप बैंक को लोन कैसे पे करते हो, आप EMI के फॉर्म में लोन पे करते हो मंथली बेसिस पे, जैसे आपको इनकम आता है वैसे आप EMI पे कर देते हो. सेम वे में गवर्नमेंट भी आपको क्या बोलता है, जैसे आपको इनकम आता है वैसे मुझे भी थोड़ा सा TDS जो टैक्स का पार्ट है वो मुझे आप मंथली देते जाइए. सो मुझे क्या होगा, टैक्स में बेनिफिट और मुझे भी रेवेन्यू मिलेगा एंड आपको भी ज्यादा बर्डन नहीं आएगा टैक्स का. तो इसलिए हम लोग TDS अपने सैलरी से कट होता है. देन नेक्स्ट है व्हाट इज एडवांस टैक्स. एडवांस टैक्स जो होता है वो बिजनेसमैन के लिए होता है, जो जैसा TDS से मंथली कट होता है, एडवांस टैक्स आपको क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में टैक्स पे करना रहता है. वो इंस्टॉलमेंट के जैसा हो गया कि आपको हर 3 महीने में एक इंस्टॉलमेंट टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को देनी होती है. और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, वो हम लोग वन टाइम टैक्स पे करते हैं. सो गवर्नमेंट को जो एक साथ जो टैक्स भरते हैं उसको हम लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं.
सो ये थे थोड़े बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि टैक्स क्या होता है, आप टैक्स क्यों पे करते हो, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, एडवांस टैक्स क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है। सो ये थोड़ा बेसिक्स थे। अभी हम लोग आगे जाएंगे, आपके बाद फॉर्म 16 के बारे में हम लोग आप समझेंगे कि आपको फॉर्म 16 होता क्या है और आपको कब मिलता है और कौन देता है आपको। सो फॉर्म 16 क्या होता है, जिसमें आपको सारा आपका बेसिक डिटेल्स मिले, सारा आपका एम्प्लॉयर का डिटेल्स, आपका इनकम का डिटेल्स वो सब मिले। और फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, और वो कब देता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। सो अभी आपको जो फॉर्म 16 मिलेगा वो जून और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा। फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए ऑफ फॉर्म 16 जिसके अंदर बेसिक डेटा ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय होता है, एंड पार्ट बी ऑफ एम्प्लॉयर फॉर्म 16 जिसके अंदर आपका इनकम डिटेल्स, आपका क्या क्या डिडक्शन अलाउड है वो, और आपका टीडीएस कितना है वो आपको मिलते हैं। और ये फॉर्म 16 जो होता है ये आपको आईटीआर फाइलिंग में हेल्प करता है। सो जो आईटीआर फाइलिंग है फॉर्म 16 के बेस पे होता है। एंड आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते, आईटीआर फाइल आप विदाउट फॉर्म 16 भी कर सकते हो। सो इन केस आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप उसके बिना भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। अभी मैं आपको एक फॉर्म 16 का फॉर्मेट बताता हूँ, पार्ट ए का फॉर्मेट। सो बेसिकली पार्ट ए में क्या होता है, आपका जैसे मैंने बताया बेसिक डेटा यहाँ पे आ जाएगा, आपका एड्रेस, एम्प्लॉयर का एड्रेस, आपका नाम, सर्टिफिकेट नंबर होता है हर एक फॉर्म में, और आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका कंपनी का जो एम्प्लॉयर है उसका, जो उसको हम लोग डिडक्टर बोलते हैं यहाँ पे, तो वो आ जाएगा, पैन आ जाएगा, आपका खुद का पैन आ जाएगा, कौन सा असेसमेंट ईयर का है वो आ जाएगा, कौन सा पीरियड का है वो भी आ जाएगा, और टीडीएस कितना कट किया वो भी आ जाएगा। पार्ट बी में आपको पूरा इनकम डिटेल्स मिल जाता है, ये उसका फॉर्मेट है। आप टॉप में ये तीन लोगो देखे होंगे कि टीडीएस का एक लोगो है, ट्रेसिस का एक लोगो है, एंड फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक लोगो है। ये तीनों लोगो ओरिजिनल फॉर्म 16 में होता है। सो ये आप चेक कर सकते हो ऐसा, और इसमें आपको पूरा इनकम टैक्स का डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि कितना आपका डिडक्शन और टैक्स कितना पे करना है। अभी हम लोग बात करेंगे कि आप कॉलेज लेक्चरर हो और टीचर्स को आपको क्या क्या आपको मिलता है, कितना टाइप के आपको इनकम है। तो इनकम टैक्स के लैंग्वेज में आपका इनकम 5 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहला कैटेगरी है सैलरी इनकम, जिसके अंदर आता है आपका बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस। तो ये सैलरी कंपोनेंट हो गया आपका, इसको एक टाइप ऑफ कैटेगरी बोलते हैं। सेकंड टाइप ऑफ कैटेगरी होता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इसके अंदर 3 टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आते हैं। एक प्रॉपर्टी वो जिसके अंदर आप खुद रहते हो, जिसको हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका रेंटेड प्रॉपर्टी, जो आपने प्रॉपर्टी रेंट पे देके रखा है, जिसको आपको रेंटल इनकम मिलता है, वो आपका सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड आपका हो गया वेकेंट प्रॉपर्टी, जो आपका प्रॉपर्टी खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद आपका अदर सोर्सेस इनकम, एक थर्ड कैटेगरी ऑफ इनकम हो गया, जिसके अंदर सेविंग बैंक ऑफ इंटरेस्ट, एफडी बैंक इंटरेस्ट, ट्यूशन फीस, कमीशन, ब्रोकरेज, एग्रीकल्चर इनकम होता है। जो फोर्थ कैटेगरी है उसको हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल गेन के अंदर 2 पार्ट होता है। एक तो आपका अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने सेल किया तो उसके ऊपर जो गेन आएगा उसको हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं। तो वो आपका कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है। प्रॉपर्टी चाहे कोई भी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, शॉप हो, या फिर कोई प्लॉट ऑफ लैंड हो। ओके। जो सेकंड टाइप ऑफ कैपिटल गेन होता है वो आपका, अगर सपोज आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, फिर शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और तभी आपको उधर गेन होता है, वो वाला है। तो सेकंड ये टाइप हो गया। एंड जो लास्ट कैटेगरी आता है वो बिजनेस इनकम। ये आई थिंक आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट कुछ लोग होते हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट आपका कोचिंग क्लासेस वगैरह रन करते हैं। तो जो कोचिंग क्लासेस का रहता है वो बिजनेस इनकम हो गया। तो ऐसा 5 कैटेगरी ऑफ इनकम है। ये वेबिनार में हम लोग सिर्फ सैलरी इनकम और हाउस प्रॉपर्टी इनकम के बारे में डिटेल में जानेंगे, बिकॉज ये 90% आपको कवर करते हैं। एंड कैपिटल गेन के बारे में अगर आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप क्वेश्चन आंसर में टाइप कर दीजिए, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। सो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं कि टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी कंपोनेंट क्या होते हैं, सैलरी कैसे टैक्सेबल होता है। सो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट होते हैं सैलरी में। पहला कंपोनेंट बोलते हैं फुल्ली टैक्सेबल सैलरी। बेसिकली इसमें ये सैलरी रहता है, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। ओके। इसके अंदर क्या क्या आता है, बेसिक सैलरी आता है, आपका डियरनेस अलाउंस आता है, अदर अलाउंसेस आता है, स्पेशल अलाउंस आता है, और ओवर टाइम अलाउंस आता है। जो सेकंड पार्ट ऑफ कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टली टैक्सेबल कंपोनेंट। इसके अंदर आपका हाउस रेंट अलाउंस आता है, ये बहुत लोगों को मिलता है। मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं आपको, कन्वेंस अलाउंस मिलता है, ट्रांसफर अलाउंस मिलता है, लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है, फोन और न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है। इसमें कुछ पार्ट टैक्सेबल होता है, कुछ पार्ट नॉट टैक्सेबल होता है। ये सारे तो हम ये वेबिनार में कवर नहीं कर सकते, बट मैं हाउस रेंट अलाउंस बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। बेसिकली हाउस रेंट अलाउंस कैसे टैक्सेबल होता है, तो उसके लिए 3 कंडीशन होता है कि आप हाउस रेंट अलाउंस के अंदर बेनिफिट कब ले सकते हो। फर्स्ट कंडीशन है कि आप सैलरीड पर्सन होना चाहिए, मतलब आप जॉब करना चाहिए,
आपको अगर जॉब नहीं कर रहे हो, सो जो नॉन सैलरीड पर्सन है उसको अगर आप रेंट भी पे करते हो तो आप सेक्शन 80 जीजे के अंदर 60,000 तक का बेनिफिट आप ले सकते हो। जो सेकंड कंडीशन होता है हमारा वो है एचआरए आपको मिलना चाहिए। सो जरूरी नहीं है कि आपको सैलरी मिले मतलब आपको एचआरए मिल रहा है। आप सैलरी स्लिप चेक कीजिए, उसके अंदर अगर आपको एचआरए अलाउंस मिलता है तो ही आप एचआरए अलाउंस का एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। जो थर्ड कंडीशन है वो है कि यू शुड स्टे इन दैट रेंटेड हाउस, कि आप वो घर में रहना चाहिए, वो आपके नाम पे रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए और आप उस पर स्टे करना चाहिए, तभी आप हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट ले सकते हो। ये कैसे एग्जाम्पशन कैलकुलेट होता है, इसके लिए तीन फॉर्मूले, हम लोग को एक तीन वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है जिसका एक फॉर्मूला है। सो जो सबसे कम अमाउंट रहेगी वो हमारा एग्जाम रहेगी। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको एचआरए कितना मिला है। ओके, सो जो एचआरए आपको पूरे साल में मिला है वो फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन है कि आप उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे रहते हो, आपका मेट्रो सिटी में है। मेट्रो सिटी बोले इसका मीनिंग है कि मुंबई और दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, ये चार सिटी में अगर आप रहते हो तो आप मेट्रो सिटी के अंदर फॉल होते हो। और इसके बाद में अगर दूसरा कोई सिटी में रहते हो तो वो नॉन मेट्रो सिटी हो जाएगा। सो सेकंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको सिटी डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चेक कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 50% ऑफ बेसिक सैलरी और प्लस डियरनेस अलाउंस का 50% निकालना पड़ेगा अगर मेट्रो सिटी है तो। अगर मेट्रो सिटी नहीं है तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस निकालना पड़ेगा। देन थर्ड वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो एक्चुअल आपका रेंट होता है उसमें से आपको 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए माइनस करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए। फर्स्ट एग्जांपल में फोकस करते हैं। आपका बेसिक प्लस डीए है 3 लाख, एचआर रिसीव्ड मिला आपको 1 लाख, रेंट पेड किया आपने 1,20,10,000 पर मंथ के हिसाब से। सो फर्स्ट अमाउंट आ गया हमारा, एचआर एक्चुअली रिसीव्ड इज 1 लाख। सेकंड अमाउंट आ गया, सपोज मैं यहाँ पे मुंबई का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मेट्रो सिटी हो गया तो 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए मतलब 3 लाख का 50% 1.5 लाख हो गया। और थर्ड अमाउंट है एक्चुअल रेंट, जो एक्चुअल रेंट मैंने कितना पे किया 1,20,000, जिसमें से मैं 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए मतलब 3 लाख का 10% लूंगा तो 30,000 में 1,20,000 पे माइनस करूंगा तो 90,000 आ गया। सो पॉइंट नंबर 1 1 लाख, पॉइंट नंबर 2 1,50,000 एंड पॉइंट नंबर 3 90,000 का लोएस्ट अमाउंट है जो कि 90,000 है। मतलब आउट ऑफ 1 लाख जो आपको मिला था उसके अंदर आपको 90,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने अमाउंट थोड़ा सा इन्फ्लेट कर दिया है। आपको सपोज बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस आपका 4 लाख है, एचआर रिसीव्ड आपको 1.5 लाख मिला हुआ है, रेंट आपने 1,80,15,000 पर मंथ के हिसाब से पे किया है। सो फर्स्ट अमाउंट जो आपको रेंट एचआर मिला हुआ है वो हो गया 1,50,000। सेकंड अमाउंट में सेम एग्जांपल मुंबई सिटी में रहते हो तो 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए मतलब 4 लाख का 50% 2 लाख हो गया। एंड थर्ड कंडीशन में एक्चुअल रेंट मतलब 1,80,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए विच इज 4 लाख का 10%, सो आपका 1,40,000 आ गया। सो पॉइंट नंबर 1 1,50,000, पॉइंट नंबर 2 2 लाख एंड पॉइंट नंबर 3 1,40,000, ये तीनों का जो लोएस्ट अमाउंट रहेगा दैट इज 1,40,000, वो आपका एग्जाम्प्ट होगा आउट ऑफ 1,50,000। सो ये दो एग्जांपल लिया मैंने, और भी एग्जांपल हैं, उसके लिए आप हमारा वेबसाइट का लिंक है, उसमें आप जाके कैलकुलेटर है वहां पे आपको इनपुट डालना है और आपको वो टैक्स कैलकुलेट कितना आपका एचआर एग्जाम है वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसके रिगार्डिंग कुछ एफएक्यूज है जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ। फर्स्ट जो एफएक्यू है मेरा कि ये एचआर एग्जाम्पशन करने के लिए मुझे अपने एम्प्लॉयर को कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर आप रेंट रिसिप्ट भी देते हो आपके एम्प्लॉयर को तो भी चल जाएगा, या फिर आप रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करते हो कि मैं इतना रेंट का एग्रीमेंट है मेरा, इतना रेंट में पर मंथ पे करता हूँ, वो भी चल जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि आपको डाउट होगा कि आपने तो होम लोन लेके रखा है और आप सपोज आपने मुंबई में घर है आपका, आपने वहाँ पे होम लोन लेके रखा है, आप पुणे में ऑफिस के काम से आप वहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे, और वहाँ पे आप रेंट पे रह रहे हो और वहाँ पे आप रेंट पे कर रहे हो, तो आप ये एचआरए और साथ में होम लोन का बेनिफिट ले सकते हो क्या? हाँ, आप दोनों का बेनिफिट ले सकते हो। थर्ड एक क्वेश्चन आता है कि कैन आई पे रेंट टू पेरेंट्स एंड क्लेम एग्जाम्पशन। फॉर एग्जांपल आप मुंबई में रहते हो, रेंट में नहीं है, आपका जो घर है वो आपके पेरेंट्स के नाम पे है, ओके, एंड आपको एचआरए भी मिल रहा है, ये सारे कंडीशन में फॉलो हो रहा है, आप घर में भी रह रहे हो, तो आप ये एग्जाम्पशन ले सकते हो क्या? तो आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको तीन चीज करना पड़ेगा। पहले तो आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जो आप अपने एम्प्लॉयर को दोगे, ओके, रेंट डिफाइन करना पड़ेगा, जो आपको सेम लोकेलिटी के अंदर जो रेंट है वो आप रेंट कंसिडर कीजिए। आपके पेरेंट्स को आपको रेगुलरली रेंट पे करना पड़ेगा थ्रू बैंक ट्रांसफर। एंड थर्ड पॉइंट है कि आपको पेरेंट्स का रेंटल इनकम शो करना पड़ेगा। ये इसीलिए बिकॉज क्या होगा कि पेरेंट्स का एज तो बेसिकली ज्यादा होगा तो उनका टैक्स लाइबिलिटी कम आता है, ओके, और उनका इनका इतना इनकम भी नहीं होता, तो उस पर क्या होगा, आपका इनकम उनको चला जाएगा एंड वो क्या करेंगे, हाँ, उनको जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उन पे टैक्स कम आएगा और इनमें आपका भी टैक्स कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ एचआरए एग्जाम्पशन।
ये चीज आप वाइफ के और या फिर हस्बैंड के बीच में कर सकते हो क्या? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए अलाउड है। अगर आपके पास आप दो घर रहे, सपोज आपका पेरेंट्स भी आप एक घर में रह रहे हैं जिसका आप ही रेंट पे करते हो, और आप दूसरे घर में रह रहे हो जो भी आप रेंट पे करते हो, तो दो घर का आप एचआरए क्लेम कर सकते हो क्या? नहीं, आप सिर्फ एक ही घर का एचआरए क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में टाइप कीजिए, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। ये हमारा वेबसाइट का लिंक है। रेंट रिसिप्ट अगर आप जनरेट करना है तो हमारा वेबसाइट का कैलकुलेटर है, और लिंक ऑफ एचआरए अगर कैलकुलेट करना है एचआरए का एग्जाम्पशन, तो यहाँ से आप जा सकते हो, ये Q&A सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे जो हाउस प्रॉपर्टी रहता है वो कितने टाइप का रहता है। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 टाइप का प्रॉपर्टी रहता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली अगर आप जो घर में रहते हो वो घर का इनकम तो कुछ आता नहीं है, करेक्ट, बट आप अगर वो घर लोन पे लेके रखा है और उस पर आप ईएमआई पे करते हो, तो जो आप इंटरेस्ट कंपोनेंट जो ईएमआई का रहता है वो आप ये यहाँ पे आप एज अ लॉस करके कंसिडर कर सकते हो, और वो जितना प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा अप टू 2 लाख, वो आप आपके जो सैलरी इनकम है उसमें से आप लेस कर सकते हो। सो बेसिकली जो आपका इनकम है उसमें से आपने जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे किया है अप टू 2 लाख, वो यहाँ पे आप लॉस दिखा के माइनस करा सकते हो। बट उसके लिए आपको जो अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स कुछ पे करते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड में जहाँ पे आप रहते हो, उसका आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, आपको कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, ये रेंट के केस में मिलता है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। एंड अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट 2 लाख के ऊपर है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, आपको फॉरगो करना पड़ेगा। इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन होम लोन 2 लाख के ऊपर है तो उसको आप कैसे ले सकते हो, उसका मैं आपको जब होम लोन के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपका 2 लाख के ऊपर है तब कौन से सेक्शन में बेनिफिट ले सकते हो। ओके, फिर बात करते हैं रेंटेड प्रॉपर्टी या फिर थर्ड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच इज वेकेंट प्रॉपर्टी। ये दोनों का कैलकुलेशन बेसिकली सिमिलर है, इसलिए मैंने इनको साथ में ले लिया है। इसमें आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो पे करते हो आपको अलाउड रहेगा, उसका बेनिफिट ले सकते हो। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे अगर ये डिडक्शन लेना चाहते हो तो। वो इसलिए मिलता है बिकॉज जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उसका आपको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जल्दी कराना पड़ता है, बिकॉज आपको टेनेंट को अच्छा घर देना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए आपको फिटिंग वगैरह वाटर का सर्विस वगैरह रहता है, चार्जेस वगैरह वो सब आपको पे करना पड़ता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट सबको अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड 30% का बेनिफिट दे दिया कि आप जो भी आपको रेंट मिलता है उसमें 30% पे आप टैक्स नहीं भरो, बाकी 70% का आप उसके बाद आप प्रॉपर्टी टैक्स भी माइनस कर सकते हो, उसके बाद जो इनकम आएगा उसके ऊपर आप टैक्स भरो, वो आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। और अगर वो घर आपने लोन होम लोन लेके रखे हो घर पे और इंटरेस्ट पे करते हो, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल का अभी तक बात नहीं कर रहा बिकॉज प्रिंसिपल का आपको अलग से सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे मैं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन होम लोन का बात कर रहा हूँ। सो इंटरेस्ट ऑन होम लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा तो 2 लाख तक बेनिफिट है, लेकिन आप रेंटेड और वेकेंट प्रॉपर्टी रहेगा तो उसमें आप अनलिमिटेड बेनिफिट ले सकते हो, अगर 3 लाख भी भरा रहेगा तो भी आप बेनिफिट ले सकते हो ऊपर। लेकिन आप ये साल में आप सिर्फ 2 लाख का सेट ऑफ कर सकते हो आपके सैलरी इनकम के साथ में, मतलब माइनस कर सकते हो, बाकी का जो रहेगा वो आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो। ये लास्ट पॉइंट में उसका एक स्टेप है कि जो आपका रेंट रहेगा, अभी फॉर एग्जांपल ये तो रेंट एक्चुअल रेंट हो गया, लेकिन अगर आपका वेकेंट प्रॉपर्टी है तो क्या होगा कि आपका गवर्नमेंट बोलता है कि जितना भी आपका वेकेंट प्रॉपर्टी आप जल्द से जल्द उसको रेंट पे दे दो और उससे रेंटल इनकम लो, बिकॉज गवर्नमेंट का भी तो लॉस हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट को इनकम पे टैक्स नहीं मिल रहा, बिकॉज आपने वेकेंट रखा है तो गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स लगा दिया है कि आपको जितना भी रेंट मिलना चाहिए उतना आप रेंट कंसिडर करो नॉशनल, एंड उसमें से आप प्रॉपर्टी टैक्स का बेनिफिट लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट लो और इंटरेस्ट ऑन होम लोन का बेनिफिट लेके जो आपका इनकम आता है उसके ऊपर आप मुझे टैक्स दो। सो ये आपका सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन हो गया। अभी बात करते हैं टैक्स कैसे सेव करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज ध्यान से सुनिएगा और इसके रिगार्डिंग आपको आपके फीडबैक में भी 1-2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, सो दैट आपको तभी आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा यहाँ पे। सो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। ये टर्म प्लान मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसका प्रीमियम हमेशा लो होता है, ओके। और टर्म प्लान इसलिए लेना चाहिए बिकॉज आप अकेले ही आपके फैमिली के अर्निंग मेंबर हो सकते हो, ओके। तो आपके ऊपर डिपेंडेंट बहुत है, आपकी वाइफ, आपके चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स है, तो आपका जो इनकम है उसका एटलीस्ट 10 टाइम्स आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, बिकॉज लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, अगर आपका डेथ हो गया तो आपके जो फैमिली है उनका क्या होगा, इसलिए आप टर्म प्लान लेना बहुत ही जरूरी है। एंड ये टर्म प्लान है ना, इसको ना ये इंश्योरेंस है, ओके, तो इंश्योरेंस को इंश्योरेंस जैसा ही ट्रीट कीजिए, उसको ना इन्वेस्टमेंट टूल मत बनाइए, बिकॉज अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है, बिकॉज क्या होगा जब आप टर्म प्लान में प्रीमियम पे करते हो उसका आपको मनी बैक नहीं मिलता एंड में, ओके, वो आपका रिस्क
था कि अगर आप मेरा डेथ होता है तो मुझे आगे कुछ नहीं भरना, मुझे एक लमसम अमाउंट मेरे फैमिली को मिल जाए। अगर आपने वो 60 ईयर सर्वाइव कर लिया तो आपने वो जो प्रीमियम पे किया है वो आपको फॉरगो करना पड़ेगा, वो आपको नहीं मिलेगा वापस। ओके, बट इसमें क्या होगा, प्रीमियम बहुत ही लो रहते हैं तो ये चल जाएगा आपको। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक का। ओके, लॉक इन, उसका सिर्फ लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल का। अगर आपको फंड का ज्यादा जरूरत नहीं है और आपको टैक्स सेव करना ही है तो आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। कौन सा स्कीम में डालना है, कैसे डालना है, वो आप ये वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, www.finbingo.com। हम लोग विदाउट कमीशन इन्वेस्ट कराते हैं। ओके, सो हम लोग डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, सो आपको कोई कमीशन चार्ज नहीं करेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं होम लोन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ उनके लिए जो जिन्होंने होम लोन लेने वाले हैं। ओके, अगर ले भी लिया रहेगा तो भी उसको टैक्स बेनिफिट का बात करता हूँ, बट अगर लेने वाले हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोन होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप हमेशा जॉइंट लोन के लिए अप्लाई करो, बिकॉज उससे क्या होगा, आप टैक्स बेनिफिट दोनों के लिए ले पाओगे। आप आपके अगर सपोज आपने हस्बैंड और वाइफ के नाम पे दोनों जॉइंट लोन लिया तो आप 1.5 लाख का बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ प्रिंसिपल दोनों के नाम पे ले पाओगे, 1.5 लाख का, और इंटरेस्ट का बेनिफिट भी 2 लाख दोनों के नाम पे ले पाओगे। ऐसा आप 3.5 के बजाय 7 लाख का बेनिफिट ले पाओगे होम लोन की वजह से, और जॉइंट लोन लिया तो। और अगर आपका इनकम 6 लाख से 18 लाख के बीच में, तो आप ये प्रधानमंत्री आवास योजना करके एक स्कीम है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है अप टू 2,67,000 का, जो आपका डायरेक्टली प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस होता है। इसको अप्लाई करने के लिए कुछ ज्यादा करना नहीं है आपको। जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हो तभी उसी के साथ आपको ये फॉर्म भी भर देना है, आपका बैंक ये पूरा प्रोसेस करेगा, और सारे बैंक ये प्रोवाइड करते हैं ये स्कीम। और विद इन 6 to 12 मंथ्स आपके बैंक अकाउंट, जो लोन अकाउंट रहेगा आपका होम लोन अकाउंट, वो अकाउंट में 2,67,000 क्रेडिट हो जाएगा, जिससे अगर आपका 25 साल का लोन रहेगा तो अराउंड 6-7 साल तो आपका ऐसे ही कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सब्सिडी। एक और पॉइंट है, जिन्होंने होम लोन ले लिया है और 1-2 साल ही हुआ है लेके, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्राई कीजिए प्रीपे करने का। बिकॉज क्या होगा, इनिशियल पीरियड्स में क्या होता है, आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट जो आपका होम लोन रहता है उसमें 2 कंपोनेंट रहता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट। इंटरेस्ट कंपोनेंट ज्यादा रहता है बिकॉज आपका लोन अमाउंट ज्यादा रहता है और आपका टेन्योर भी ज्यादा रहता है, और प्रिंसिपल अमाउंट कम रहता है। तो ट्राई कीजिए जितना जल्दी आप हो सके वो कम करें, सो दैट आपका क्या होगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट ईएमआई में ज्यादा होगा तो आपका लोन जल्दी रिपे हो जाएगा। होम लोन में आपको प्रिंसिपल का बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख का, इंटरेस्ट बेनिफिट मिलता है 2 लाख का। और ये एक और पॉइंट है सेक्शन 80E, ये सिर्फ उसी के लिए जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इनकेस आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आप घर में रह रहे हो और आपको एडिशनल जो इंटरेस्ट आपका 2 लाख के ऊपर है तो कभी बेनिफिट ले सकते हो। तो ये सेक्शन के अंदर आप एडिशनल 1.5 लाख का इंटरेस्ट ले सकते हो। इसके लिए 2-3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि जो आपने घर लिया है उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इंडेक्स जो 2 रहता है, इंडेक्स 2 कॉपी, उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपका 45 लाख के नीचे होना चाहिए। सेकेंडली जो आपका घर का एरिया है वो 700 स्क्वायर फीट के अंदर होना चाहिए। ओके, एंड आपका फर्स्ट हाउस होना चाहिए। और फर्स्ट हाउस बोले तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही होता है मोस्ट केसेस में, तो आप ये बेनिफिट उठा सकते हो। और ये लोन आपको ये साल में भी आप ले सकते हो, और अगर पिछले साल में लिया रहेगा तो भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। ये बजट में गवर्नमेंट ने ये एक्सटेंड कर दिया है, ये फाइनेंशियल ईयर तक, मतलब 31 मार्च 2021 तक का भी आप अगर होम लोन लेते हो तो ये सेक्शन के अंदर आप बेनिफिट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर आपका पीपीएफ कट कर रहा है, आपका कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तो भी ये आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके डॉटर है, चाइल्ड डॉटर, तो आप सुकन्या समृद्धि स्कीम भी आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको अराउंड 7 to 8% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपका चाइल्ड का एज बिलो 10 है तब आप ये स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। एंड जब आपका डॉटर का एज 18 होगा तो उसका जो हायर स्टडीज है उसके लिए आपको लमसम अमाउंट काम आएगा और अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा इसके ऊपर आपको। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है टैक्स सेविंग का, वो बात कर रहा हूँ मैं एनपीएस। एनपीएस को हम लोग नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम बोलते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने का एक क्राइटेरिया कि आपका एज है ना वो बिटवीन 18 to 60 होना चाहिए। और इसका बेनिफिट 3 टाइप में मिलता है। ये जो फर्स्ट है सेक्शन 80CCD1, ये आपका 80C के साथ ही क्लब होता है, सो तो 1.5 लाख का लिमिट है ना उसी में ये आता है। अगर आप खुद से कंट्रीब्यूट करोगे तो आपका लिमिट रहता है कि 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, उतना अमाउंट का आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर सेकंड लिमिट 1.5 लाख तक कर सकते हो। ओके, सेकंड पॉइंट है कि आपका एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए तक, तो आपको इसका बेनिफिट मिलता है। थर्ड कंडीशन है ये आपको 1.5 लाख के अबव, ओवर एंड अबव है, सो एडिशनल बेनिफिट आपको 50,000 तक का मिलता है टैक्स से उनका। ये एक वेबसाइट का लिंक है, एनएसडीएल का वेबसाइट है ये, यहाँ पे एनपीएस के बारे में सारा डिटेल्स मिल जाएगा आपको। और आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर इसके इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको।
इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, जो है आपका मेडिकल। ये मैं पहले बात करूंगा जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर जो जिनको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हो। तो उसके लिए क्या होता है, ये जो फर्स्ट रो है उसमें क्या है, सेल्फ और फैमिली, मतलब आप और आपके वाइफ और आपके बच्चे, उनके नाम पे अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हो तो इनकम टैक्स में आपको 25,000 तक का बेनिफिट मिलता है। प्लस अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने अगर कुछ करवाया है, अभी कोविड-19 है तो आपने बहुत सारे लोगों ने करवाया रहेगा, तो उसका रेंट जो पेमेंट रिसिप्ट है वो बचा के रखिए, टैक्स सेविंग में काम आएगा आपको। टोटल बेनिफिट अगर आपका 25,000 तक आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपका फैमिली आपने लिया है, ओके, और आपके पेरेंट्स के नाम पे भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, ओके, मतलब वो भी आपके मम्मी पापा भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है और उनका भी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लिया है, तो ये बेनिफिट 25,000 से डबल हो जाता है, मतलब 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी मिलेगा, ये तीनों तीनों चीज मिला के आपको 50,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपका एज बिलो 60 है, ये दोनों केसेस बिलो 60 के ऊपर थे, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड जो रो मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका एज बिलो 60 है, ओके, और पेरेंट्स का एज अबव 60 है, तो पेरेंट्स का जो बेनिफिट है ना वो 25 से होकर डबल हो जाता है 50,000 तक, और आपका 25 ही रहता है, प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000, तो तीनों मिला के आपको 75,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है अंडर सेक्शन 80D। जो फोर्थ कैटेगरी है वो क्या है कि आपका एज और आपका फैमिली का एज, पेरेंट्स का एज दोनों 60 के अबव है, तो ये बेनिफिट 1 लाख तक हो जाता है, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी कर दिया है, किस पे, उसका एक कंडीशन है कि जिस पे आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है वो उसका एज 60 अब होना चाहिए, मतलब वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए। आप खुद भी हो सकते हो या फिर आपके पेरेंट्स पे अगर आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर कर दिया है और उनके पास कोई पॉलिसी नहीं था वो टाइम पे, ओके, एंड आपने वो मेडिकल एक्सपेंडिचर कैश में नहीं किया है, आपके पास बैंक ट्रांसफर से किया है, और आपके पास अगर उसके पास बिल है, तो आप 50,000 तक का बेनिफिट ये सेक्शन के अंदर उठा सकते हो, ओके। इसका आपको ये तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एज 60 अब होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर जो किया है कैश में नहीं होना चाहिए, बिल आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये 2-3 टिप्स दे रहा हूं मैं आपको। अगर आपको टैक्स सेव करना है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए या फिर आपको फ्यूचर में पैसे चाहिए, तो आपको ये रूल हमेशा आपके लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना है तो। फर्स्ट पॉइंट है 50% जो आपका सैलरी का इनकम है वो आपको आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस रहता है ग्रोसरी वगैरह उस पर आपको स्पेंड करना चाहिए। 30% आपके लाइबिलिटीज पे ऑफ करना चाहिए आपको। 20% आपका फ्यूचर के लिए सेव होना चाहिए थ्रू इन्वेस्टमेंट, ओके। ये आप अगर नहीं कर पाओगे तो आपको कोई इसमें हेल्प नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट है यू मस्ट फॉलो योर एक फॉर्मूला है कि आप सेविंग कैसे कर पाओगे। आप जितना आपका इनकम है उसमें आपको पहले जितना सेविंग करना है वो आप माइनस कर दीजिए, जो बचता है वो आप एक्सपेंस कीजिए। सो यू शुड ओनली स्पेंड ओनली आफ्टर योर सेविंग, जो आपका टारगेट है, तभी आप वेल्थ बिल्ड कर पाओगे और आपका सारा चीजें शॉर्ट हो जाएगा, आपके सारे गोल्स। एक लास्ट पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूँ वो इमरजेंसी फंड के लिए बात कर रहा हूँ, वो ये सिचुएशन के लिए ही है कि अगर जैसा कि कोविड-19 जैसा सिचुएशन है कि सब लॉकडाउन हो गया और आपके पास अगर लिक्विड पैसा ही नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे। तो फ्यूचर के लिए आप ध्यान रखिए, अगर आप हमेशा ध्यान रखिए कि 6 मंथ ऑफ एक्सपेंसेस आपके पास बैंक में और एफडी में और लिक्विड फंड में होना चाहिए। लिक्विड फंड बोले तो म्यूचुअल फंड में, ये लिक्विड फंड का एक स्कीम टाइप रहता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। ये सारे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से मैंने ना कुछ अराइव किया है कि अगर आपका इनकम 10,75,000 तक होता है तो आपको कोई टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करते हो। फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ करना नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको एनीवेज मिल जाता है सैलरी के लिए 50,000। सेकंड स्टेप में एटीसी का बेनिफिट आपको 1.5 लाख का उठा सकते हो थ्रू एनपीएस, थ्रू ईएलएसएस, थ्रू पीपीएफ, ट्यूशन फीस, ओके। अगर आपने होम लोन लेकर रखा है तो उसका प्रिंसिपल रिपेमेंट होता है, 1.5 लाख तक का उधर बेनिफिट मिल गया आपको। अगर होम लोन लेके रखा है तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन रहेगा, 2 लाख का बेनिफिट उधर मिल गया। मेडिकल में आपको बेनिफिट मिनिमम मैंने 25,000 पकड़ा है, ये 25,000 से लेके 1 लाख तक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर केस। अगर आपने एडिशनल इन्वेस्ट बेनिफिट लिया है एनपीएस में इन्वेस्ट करके तो आपको 50,000 यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। और आपका जो मैंने एचआरए डिस्कस किया है, एचआरए का बेनिफिट रहेगा तो 1 लाख का यहाँ पे बेनिफिट मिल गया आपको। और 5 लाख तक आपको कोई टैक्स भरना नहीं है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो आपका टोटल इनकम अगर 10,75,000 तक होता है और आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए तो आपको कोई टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। अभी हम लोग एक थोड़ा एक मिनट का ब्रेक लेंगे जिसमें आप क्या कीजिए, अभी तक का आपका जो डाउट है ना वो आप क्यूएनए सेक्शन में आप नोट कर लीजिए सो दैट मैं उसका आंसर कर पाऊँ। एंड ड्रिंक वाटर टू स्टे हेल्दी, सो दैट मैं भी एक पानी पी लेता हूँ एंड फिर स्टार्ट करते हैं। ये 30 सेकेंड 40 सेकेंड के बाद स्टार्ट करते हैं।
आपको जो भी क्वेरी है आप Q&A सेक्शन में टाइप कर दीजिए, सो दैट हम लोग आपका क्वेरी का आंसर कर पाए। सो आगे स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम लोग बात करेंगे, ये साल तक क्या होता था कि आपको अगर कोई टैक्स स्कीम पता नहीं था तो भी चलता था, टैक्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था तो भी चल जाता था। बट ये साल से गवर्नमेंट ने क्या किया है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लेके आया है, उसको हम लोग ने न्यू टैक्स रिजिम बोला हुआ है। ओके, सो अभी आपके पास, अब तक था कि आपको ओल्ड स्लैब में ही भरना पड़ता था, आपके पास कोई चॉइस नहीं था। अभी गवर्नमेंट ने आपको चॉइस दे दिया, तो अभी आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा ये साल से कि मुझे ओल्ड स्कीम में जाना है कि मुझे न्यू स्कीम में जाना है। ये इसको दोनों स्कीम क्या होती है ये हम लोग पहले समझते हैं। सो ये जो स्लैब रेट्स है, ये स्लैब रेट में जो टैक्स लगता है ये दोनों टैक्स रेट्स में डिफर है, दोनों रिजिम में। ओल्ड में अभी देखोगे 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स भरना नहीं है, बिकॉज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में आ जाता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक होता है तो दोनों में 5% टैक्स रेट भरना आपको। 5 लाख से 7.5 होता है तो आपको ओल्ड में 20% और न्यू में 10% भरना पड़ता है। 7.5 से लेकर 10 होता है तो ओल्ड में 20 एंड यहाँ पे 15 न्यू में। अगर 10 से 12.5 होता है तो आपको ओल्ड में 30 और न्यू में 20 होना पड़ता है। और अगर 12.5 से लेकर 15 है तो आपको ओल्ड में 30% एंड न्यू में 25% ही भरना पड़ता है। और अगर आपका इनकम 15 लाख के ऊपर है तो दोनों में 30% आपको टैक्स भरना पड़ता है। या जब आप देख रहे होगे कि न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स रेट्स कम है, ओल्ड में ज्यादा है, लेकिन ओल्ड में क्या था कि आपको ना सारा बेनिफिट मिलता था, जितना भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, जो भी हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग के इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए, HRA का बेनिफिट डिस्कस किया, होम लोन का डिस्कस किया, सारा बेनिफिट मिलता था ओल्ड में। ओके, न्यू में क्या होता है, न्यू में आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ 2-4 चीजों का बेनिफिट मिलता है। वो कौन सा है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है कि एज के ऊपर, कि ओल्ड में क्या था कि अगर आपका एज बिलो 60 है तो आपके लिए 2.5 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है, जिसमें आपको टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। और अगर आपका एज बिटवीन 60 to 80 ईयर्स है तो आपको 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता था ओल्ड में। और अगर आपका एज 80 ईयर्स अबो है तो आपको 5 लाख का बेनिफिट मिलता था। लेकिन ये न्यू के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ओके, एज का एग्जम्पशन। लेकिन न्यू में और ओल्ड में ये दोनों चीज कॉमन है कि अगर आपको इनकम 5 लाख तक ही है तो आपको टैक्स भरने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको सेक्शन 87A के अंडर आपको रिबेट मिलता है 12,500 तक, जो कि टोटल टैक्स होता है। ओके, ओवर एंड अबाउट 2 लाख 5 to 5 लाख, 2.5 लाख to 5 लाख, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। ये सिंपल रूल आप ध्यान में रखिए। और ये जो भी रेट डिस्कस किया है, ये दोनों में सरचार्ज और सेस जो लगता है 4% ऑन टैक्स, वो दोनों हटा के है ये सारे टैक्स। ओके, टैक्स रेट। तो ये तो हो गया ओल्ड में कितने टैक्स लगता है, न्यू में क्या लगता है। लेकिन अभी ओल्ड में तो आपको सारा बेनिफिट मिलता था, सारे डिडक्शन वगैरह का। न्यू में क्या हो रहा है, कुछ ही मिलता है, बहुत ही। क्या क्या मिलता है पहले वो डिस्कस करते हैं। पहला जो है आपका, जो मैंने बात किया कि आपका जो हाउस प्रॉपर्टी में हमने बात किया कि आपने अगर घर रेंट पे देके रखा है तो रेंट पे अगर होम लोन है आपका वो घर पे, और आपने उस पे इंटरेस्ट पे किया तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे स्टिल अलाउड है। लेकिन अगर आप वो घर खुद का है उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं है और कोई प्रिंसिपल का बेनिफिट आपको अलाउड नहीं है। रेंटेड वाले में भी प्रिंसिपल का बेनिफिट अलाउड नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट अलाउड है। और ये जो 30% ऑफ रेंट रहता है, जो डिडक्शन आपको मिलता था रिपेयर्स और पेंट के लिए, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। सिर्फ सॉरी, यहाँ पे अलाउड है आपको 30% का बेनिफिट आपको अलाउड है। सॉरी, लीव इनकैशमेंट जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है वो अप टू 3 लाख तक अभी भी स्टिल एग्जम्पशन है, एग्जम्प्ट अलाउड है आपको। आपका जो एम्प्लॉयर अगर आपके नाम पे अगर एनपीएस में कुछ इन्वेस्ट करता है तो आपको सिर्फ अलाउड है, आपका कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। और जो एडिशनल 50,000 का बेनिफिट था एनपीएस में वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है न्यू टैक्स रिजिम में। अगर आप वीआरएस लेते हो तो 5 लाख तक का आपका वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में बेनिफिट अलाउड है। अभी देखते हैं कौन सा चीज जो अलाउड नहीं है। पहला चीज आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको बिना कुछ किए मिलता था 50,000 का, वो अलाउड नहीं है। दूसरा आपने हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट है, रेंट पेड का बेनिफिट आपको अलाउड नहीं है यहाँ पे। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेड
जो आपका घर है खुद का सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसके ऊपर आप पे करते हो तो उसका दोनों का बेनिफिट अलाउड नहीं है। जो आपने अगर म्यूचुअल फंड में ईएलएस के थ्रू इन्वेस्ट किया था, पीपीएफ के थ्रू इन्वेस्ट किया था, एनपीएस में किया था, या फिर ट्यूशन फीस पे किया है, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अभी जो सेविंग बैंक एंड एफडी इंटरेस्ट है, ये बहुत लोग को पता नहीं है कि अगर आपका एज बिलो 60 है और आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिलता है तो आपको 10,000 तक आपको उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है कि अगर इंटरेस्ट आपका 10,000 के नीचे है तो आपको उस पर कोई टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। ओके, और अगर आपका एज अबव 60 है तो एफडी जो इंटरेस्ट रहता है और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट मिला के अगर आपका 50,000 तक इंटरेस्ट आता है तो आपका उसके ऊपर भी 50,000 का डिडक्शन अलाउड था, वो भी आपको बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है न्यू में। मेडिक्लेम का जो हमने बात किया कि आपके पास अगर पॉलिसी है या फिर पॉलिसी नहीं है तो भी आप 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते थे, वो आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर आपने आपके चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन लोन लिया है, हायर एजुकेशन लोन, और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो उसका बेनिफिट भी आपको अलाउड नहीं है। डोनेशन जो पे करते हो वो भी अलाउड नहीं है, और ऐसे बहुत सारी डिडक्शन है, एग्जम्पशन है जो आपको अलाउड नहीं है यहाँ पे न्यू में। इसीलिए वहाँ पे टैक्स रेट कम था कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। ओके, ये ध्यान में रखिए आप, टैक्स रेट इसलिए कम है बिकॉज ये सारा बेनिफिट आपको अलाउड नहीं है वहाँ पे। एग्जाम्पल से समझते, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 8 लाख का। 8 लाख में क्या होगा, अगर ओल्ड रिजिम में आप सपोज रेंट पे करते हो तो आपको ये देखो एचआरए का बेनिफिट मिल गया 1,20,000 8 लाख में से। आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो बिना कुछ किए मिलता है आपको वो मिल गया, तो आपको जो टैक्सेबल सैलरी वो 6,30,000 आ गया, जिसके ऊपर टैक्स आएगा 40,000। लेकिन अगर न्यू रिजिम में आप जाओगे तो टैक्स आएगा 8 लाख पे, बिकॉज आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एचआरए का एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो 8 लाख के ऊपर टैक्स आएगा आपका 47,000, विच इज हायर। बट रेट कम था लेकिन टैक्स हायर है बिकॉज आपको बाकी सारे बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपका जो ग्रॉस सैलरी है उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है जिनको होम लोन लेके रखा है और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी है उनके पास, या फिर उन्होंने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 12 लाख इनकम का, बेसिक डीआरएस हाउस एंड अलाउंस मिला के आपका टोटल सैलरी होता है 12 लाख। सो ओल्ड में क्या होगा, 50,000 का बेनिफिट आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलेगा, आपका टैक्सेबल सैलरी हो गया 11,50,000, उसमें से आपको होम लोन का इंटरेस्ट बेनिफिट मिल जाएगा 2 लाख का, तो आपका टोटल इनकम आ गया 9,50,000, जिसमें से आपको एटीसी के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड का, प्रिंसिपल और होम लोन, पीपीएफ, एलआईसी और ट्यूशन फीस का, टोटल मिला के 1.5 लाख मिलता है, ये एनपीएस का भी। तो यहाँ पे 1.5 लाख आ गया, और मेडिक्लेम का कुछ लिया तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 25,000 लिया है, ये 1 लाख तक जा सकता है, तो वो सब माइनस करने के बाद आपका टैक्सेबल इनकम आ गया 7,75,000। और उसमें अगर आप टैक्स के देखोगे तो आपका हायर टैक्स रेट होने के बावजूद भी आपका टैक्स कम आएगा बिकॉज आपका टैक्सेबल इनकम बहुत कम है। ओके, और न्यू टैक्स रिजिम में आप जब जाओगे ना तो आप देखोगे कि 12 लाख इनकम है लेकिन मेरे को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, ना स्टैंडर्ड डिडक्शन, ना इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ना एटीसी का, ना मेडिक्लेम का, तो 12 लाख के ऊपर मेरे को टैक्स भरना पड़ रहा है, टैक्स रेट कम होने के बाद ही मेरे को टैक्स ज्यादा आ रहा है। एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं केस लेता हूं कि मेरे पास ना तो होम लोन है ना मेरे पास मेडिकल है। ओके, तो मेरा 12 लाख इनकम है, 12 लाख पे क्या होगा, मेरा सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा मेरे को, वो जो कि मुझे बिना कुछ किए मिलता है, तो जो टैक्सेबल सैलरी होगा 11.5 लाख हो जाएगा, 11.5 लाख पे 1,63,800 मेरा टैक्स आ जाएगा। ओके, लेकिन न्यू रिजिम में क्या होगा, मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्टिल मेरा टैक्स रेट कम आएगा, टैक्स कम आएगा 12 लाख पे बिकॉज मेरा टैक्स रेट्स कम है वहां पे, तो 1,19,600 आएगा। ये दोनों का लॉजिक मैं आपको आगे के एग्जांपल में बताता हूँ, आगे के चीज में बताऊंगा। यहाँ पे ये कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कौन सा रिजिम बेटर है कौन सा नहीं, किसमें टैक्स कितना आएगा, उसके लिए हमारा वेबसाइट पे एक लिंक है टैक्स कैलकुलेटर का, वो आप रिफर कर सकते हो, Q&A सेक्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। अभी सिलेक्ट कैसे करते हैं उसके लिए एक चीज ध्यान में रखिए कि पहले तो आपका इनकम देखना है, अगर आपका इनकम 5 लाख से नीचे और 15 लाख के ऊपर है तो टैक्स रेट तो दोनों में सेम है, तो वो पॉइंट पे आपको सिर्फ एग्जम्पशन पे ध्यान देना है कि एग्जम्पशन कितना है मेरे पास डिडक्शन कितना ले सकता हूँ मैं, अगर वो ज्यादा है तो आपको ओल्ड में ही जाना चाहिए। और अगर आपका फिर बाकी डिडक्शन देखना है कि आपके पास होम लोन कितना है, पीपीएफ, जितने ज्यादा डिडक्शन है तो आपको ओल्ड ज्यादा ही प्रीफर करेगा, और आपके पास डिडक्शन नहीं है और इनकम है तो कम रेट पे आप टैक्स भर सकते हो न्यू के अंदर। सो इसका एक मैट्रिक्स बनाया मैंने, अगर आपका इनकम कम है और डिडक्शन कम है तो आप ओल्ड टैक्स रेट सिलेक्ट कीजिए, और अगर आपका इनकम कम है डिडक्शन ज्यादा है तो भी आप ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट कीजिए, बट अगर आपका इनकम ज्यादा है और डिडक्शन कम है तो आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट कीजिए, और दोनों ही आपका ज्यादा है, इनकम भी ज्यादा है डिडक्शन भी ज्यादा है, तो आप ओल्ड टैक्स के लिए जाइए। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है सिलेक्ट ओल्ड वर्सेस न्यू सिलेक्ट करते टाइम पे, कि पहला तो न्यू टैक्स रिजिम ऑप्शनल है। ओके, और ये जो रिजिम है ये अभी का जो फाइनेंशियल ईयर चालू उसके लिए, जो पिछले साल का आईटीआर फाइलिंग था उसके लिए नहीं है, वो ध्यान में रखिए। आपको अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हो, उसके बेस पे आपका एम्प्लॉयर आपके मंथली टीडीएस कट करेगा।
इफ यू डोंट डिक्लेयर देन योर टीडीएस विल बी डिडक्टेड एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम ओनली। पुराना जो स्कीम है उसके हिसाब से करेगा टीडीएस। टीडीएस पर्पस के लिए ना आप अपने एम्प्लॉयर को वापस ये ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ओके, बट यू हैव एन ऑप्शन कि जब आप रिटर्न फाइल करते हो तभी आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो। और ये ऑप्शन है आपको हर साल चेंज करना पड़ेगा। ये एवरी मतलब सॉरी हर चीज आप चेंज कर सकते हो, आपके पास चॉइस है, एक्सेप्ट फॉर बिजनेस। जो आप बिजनेस इनकम है तो उसमें आप हर साल नहीं सिलेक्ट कर सकते, एक ही बार आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ये सारे जो मैंने अभी तक बताया, ये ओल्ड वर्सेस न्यू वाला, ये सारा एनआरआई को भी अप्लीकेबल है। और ये न्यू रिजीम किसके लिए है? ये उनके लिए है जिनको इन्वेस्ट करना नहीं है और जिनके पास इन्वेस्टमेंट है नहीं। ओके, सो बेसिकली यूएस कल्चर को प्रमोट करता है कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सेविंग हैबिट नहीं है। इंडिया में सेविंग हैबिट ज्यादा है, तो इसीलिए सेविंग हैबिट है ना, वो ओल्ड टैक्स रिजीम को प्रमोट करता है, और न्यू टैक्स रिजीम है वो नॉन सेविंग हैबिट को प्रमोट करता है। बेसिकली यहाँ पे मेरा एक एडवाइस है कि सपोज ये सिचुएशन में आपके पास कैश का रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन दीजिए कि मेरा टैक्स रेट आप न्यू टैक्स के हिसाब से कट करें, सो दैट वहाँ पे टैक्स रेट कम है तो आपका टैक्स कम कटेगा। ओके, बिकॉज आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन सिनेरियो ऐसा है। थोड़े दिनों बाद में 3-4 मंथ के बाद ये सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता है सिचुएशन। ओके, तो आपका टैक्स तो न्यू टैक्स के हिसाब से कम ही टैक्स कटने वाला है। ओके, उसके बाद क्या होगा, आप बिफोर मार्च के में आप ये इन्वेस्ट कर दीजिए तो टैक्स सेव कर सकते हैं। बेसिकली इसके वजह से आप अभी आपके पास कैश का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगा, आपका टैक्स भी कम रेट पे कटेगा, और मार्च के टाइम पे आप इन्वेस्ट कर दोगे मार्च 21 में, तो ये फाइनेंशियल ईयर का बेनिफिट भी आप उठा पाओगे। अभी हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि व्हाई यू शुड फाइल आईटीआर। आईटीआर फाइलिंग करने के लिए आपको क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला तो आपका इनकम प्रूफ होता है, पैन कार्ड जैसा आपका आईडी प्रूफ है, वैसे आईटीआर आपका इनकम प्रूफ है। अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना है तो आपको आईटीआर का हेल्प लगेगा, आईटीआर आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको अब्रॉड स्टडी करने के लिए जाना, आपके बच्चों को भेजना है, तो वहाँ पे वीजा प्रोसेसिंग के लिए भी ये लगता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका टीडीएस ज्यादा कट गया है, ओके, तो आप रिफंड कैसे लोगे? आईटीआर फाइलिंग करोगे तभी आप रिफंड ले पाओगे। ओके, और आपका अगर इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, आपका इनकम अगर 5 लाख से कम है और टीडीएस कट गया है, तो उसको रिफंड लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आपको होम लोन लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये लेना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में, जैसे मैंने बोला कि रेंटेड प्रॉपर्टी जो है उसमें आपको 2 लाख के ऊपर का लॉस जो रहता है इंटरेस्ट का, वो आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो वो तभी कर पाओगे जब आप रिटर्न फाइल करोगे। और अगर आपको रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपको गवर्नमेंट से कोई नोटिस भी आ सकता है कि आप क्यों रिटर्न फाइल नहीं कर रहे अगर आपका इनकम ज्यादा है तो। और अगर आप लेट फाइलिंग करोगे तो आपको पेनल्टी भी लग सकता है। तो ये आईटीआर फाइल करना चाहिए और विद इन ड्यू डेट करना चाहिए। इसके प्रोसेस देखते हैं, स्टेप्स क्या होता है। आईटीआर फाइलिंग में क्या होता है, ये स्टेप्स हैं कि पहले आप आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करते हो। यहाँ पे 7 टाइप ऑफ आईटीआर फॉर्म है। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम लोग यहाँ पे फॉर्म्स के बारे में डिस्कस नहीं करते, उसके लिए अलग से हम लोग रख सकते हैं और आपको मेल के थ्रू भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कौन सा आईटीआर फॉर्म है। आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा भरना पड़ता है, उसके अंदर करेक्ट डेटा, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, आपका इनकम डिटेल्स, डिडक्शन डिटेल्स, टैक्स डिटेल्स, वो सारा डेटा डालना पड़ेगा। फिर आपको फाइल करना पड़ेगा, वो भी बिफोर ड्यू डेट। उसके बाद ये आपका खत्म नहीं हो, यहाँ पे आपको ई वेरीफाई भी करना पड़ता है। ई वेरीफाई करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, आधार, ओटीपी, बैंक के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो। और आपको अगर नोटिस आता है तो उसका आपको रिस्पॉन्स भी देना पड़ेगा। और आपने रिटर्न जब फाइल किया है तो अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो आपको ये करेक्ट कर सकते हो। ये सारे स्टेप्स हैं फाइलिंग करने के लिए और आपका रिफंड जल्दी लेने के लिए। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप क्या मिस्टेक कर सकते हो फाइलिंग के टाइम पे और कौन से रीजन है जिनकी वजह से आपका रिफंड डिले हो सकता है। पहला रीजन है कि आपने रॉन्ग फॉर्म सिलेक्ट किया, उसकी वजह से आपका रिफंड डिले हो जाता है। आपने फाइलिंग करते टाइम पे आपने बैंक डिटेल्स ही रॉन्ग डाल दिया या फिर आपने टीडीएस डिटेल डाला ही नहीं, तो आपका कुछ मिस्टेक कर दिया आपने, तो वो चीज हो जाता है। आईटीआर फाइल किया लेकिन ड्यू डेट के बाद फाइल किया, जितना ज्यादा लेट फाइल करोगे उतना ज्यादा लेट आपका टीडीएस रिफंड आएगा। और आपने रिटर्न फाइल करने का तो भूल गया, आपने कुछ वेरीफाई भी नहीं किया रिटर्न, तो तभी आपका रिफंड नहीं आएगा। रिफंड तभी आएगा जब आपका रिटर्न ई वेरीफाइड रहेगा। और आपको अगर गवर्नमेंट ने कुछ नोटिस भेजा हो जिसका आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया आपने, तो उसकी वजह से भी आपका रिटर्न रिफंड डिले हो सकता है। और अगर कुछ मिस्टेक था आपने रेक्टिफाई नहीं किया तो भी आपका रिफंड नहीं आएगा। ये सारा अवॉइड आप कैसे कर सकते हो? अगर हम लोग आपका रिटर्न फाइल करें, आपका रिटर्न हमारे थ्रू फाइल कराइए, उसके लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो हमको सबमिट करना पड़ेगा एंड यू जस्ट हैव टू रिलैक्स। हम लोग आपका आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, हम आपका आईटीआर फॉर्म फिल करेंगे, हम आपका रिटर्न फाइल करेंगे, आपका अप्रूवल लेके आपको समरी देंगे। आपका रिटर्न फाइल होने के बाद हम आपका ई वेरीफाई भी करेंगे और अगर कुछ रिस्पॉन्स हुआ
सबमिट करना है कि कुछ नोटिस आया, कुछ रिप्लाई करना है, कुछ मिस्टेक हुआ, तो भी हम आपको हैंडल करेंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये सारे स्टेप्स कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद ये जो आईटीआर फाइलिंग है, ये फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आप फाइलिंग करने वाले हो अभी। उसके लिए क्या स्टेप्स हैं? तो पहला तो जो ओल्ड रिजिम है यही आपको अप्लीकेबल है, इसके अंदर आपको न्यू टैक्स रिजिम नहीं मिलेगा, बिकॉज न्यू टैक्स रिजिम 2020-21 से जो ये फाइनेंशियल ईयर है, तो जितना बेनिफिट है वो ले सकते हो। ओके, आप फॉर्म 16 आपको जून एंड और जुलाई के फर्स्ट वीक तक मिल जाएगा। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू कोविड-19। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि अप्रैल से लेके जून तक आप जो भी इन्वेस्ट करोगे वो आप 1920 के लिए बेनिफिट ले सकते हो। और आपको अगर इसमें ऑलरेडी आपका बकेट फुल हो गया 1920 के अंदर, सारे डिडक्शन लिमिट एग्जॉस्ट हो गए, फिर भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी आप बेनिफिट ले सकते हो। सो यू हैव स्टिल टाइम। अगर आपके पास अभी भी टैक्स लायबिलिटी आ रहा है और आपको टैक्स सेव करना है तो आप अभी भी टैक्स सेव करा सकते हो फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 इन्वेस्ट करके। और ये एक और मेरा सजेशन है कि अगर आपके पास अभी फिलहाल टैक्स आ रहा है और आपके पास अगर कुछ पास सेविंग है और आपको टैक्स सेव करना है तो आप टैक्स सेव अभी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो फाइनेंशियल ईयर 1920 में जो इनकम अर्न किया है उसी पे आप इन्वेस्ट करें। आपका कोई उससे पहले का अगर आपके पास कोई सेविंग है, कुछ एफडी वगैरह है बैंक का वगैरह, तो वो आप तोड़ के आप एलएस में डाल के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सिर्फ टैक्स सेविंग पर्पस के लिए है, बाकी इसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर 3 इयर्स आपको तो पैसा तो एनीवेज आपका मिल ही जाएगा, बट अगर कैश नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे। फिर आपको फाइलिंग है ना, ये जितना जल्दी फाइल करोगे उतना आप बेटर है। तो आप जुलाई से स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट डेट फाइलिंग है 30 नवंबर। लेकिन क्या होता है, जितना जल्दी आप फाइल करोगे उतना जल्दी आपको रिफंड मिलने का चांसेस रहता है। आप उतना जल्दी अपना होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका नेक्स्ट ईयर का क्या प्लानिंग करना है वो आप कर सकते हो। और अगर आपके पास पैन कार्ड ही नहीं है अभी तक, ओके, सो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक अनाउंस किया है कि आप ऑनलाइन भी पैन कार्ड जनरेट कर सकते हो थ्रू आधार ओटीपी। अगर किसी का पैन कार्ड वगैरह नहीं है रिलेटिव वगैरह का फैमिली में, तो वो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। हम लोग अभी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, ये सारा वेबिनार के पॉइंट के बाद, कि हम लोग आपका टैक्स प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स के लिए कुछ एडवाइस चाहिए, आपको आईटीआर फाइलिंग करना है तो हम आपको आईटीआर फाइलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स नोटिस हैंडल करना है, अगर आपको कुछ नोटिस वगैरह आ गया, आप उसको रिस्पॉन्स नहीं पता क्या रिस्पॉन्ड करूँ मैं, तो वो हम आपका कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग विदाउट कमीशन आपका इन्वेस्टमेंट कराएंगे। और वो भी आपका गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आपको क्या, आपका गोल क्या है, रिटायरमेंट गोल है, वेल्थ बिल्डिंग गोल है, वो कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है आपका, उसको रिबैलेंसिंग करना है, कौन सा स्कीम में इन्वेस्ट करें कौन सा ना करें, तो वो भी हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा ईमेल आईडी है support@taxbuddy.com। अगर आप कुछ भी आपको सर्विस चाहिए तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारा एक मोबाइल ऐप है, ओके, इसका लिंक दिया है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, iOS स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप वो डाउनलोड कीजिए। आप अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया, सैलरी का, टैक्स प्लानिंग का, ओके, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम, आईटीआर फाइलिंग का, वो सारा ये मोबाइल ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। आप गूगल पे जाइए, टैक्स बडी टाइप कीजिए, मोबाइल ऐप आएगा, ये ऐसा स्क्रीन आ सकता है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है, सो अगर आपको कुछ फाइनेंशियल और टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा यूट्यूब पे आप टाइप कीजिए टैक्स बडी, ओके, ये लोगो रहेगा वहाँ पे, उसका आप उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और आपको बाकी के इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल सकते हैं। आपको फिनमिंगो करके ये जो फाइनेंशियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। सो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। एंड अगर मैंने बहुत सारी चीजें कवर नहीं की हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस कैपिटल गेन, वो सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आप Q&A में टाइप कीजिए, हम आपका रिवर्ट करेंगे। ओके, अगर ये सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाता तो आप टाइप करके रखिए, हम आपको मेल के थ्रू रिप्लाई कर देंगे। एंड एक और पॉइंट, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए उनको हम फीडबैक फॉर्म सेंड करेंगे, और फीडबैक फॉर्म में आप आंसर कीजिए, और वो जो आंसर करेंगे उनको हम लोग सर्टिफिकेट सेंड करेंगे विद इन अ वीक। ओके, thank you so much for this webinar, and we can have some I can answer now some questions. Is it possible to fill last 3 years ITR? No sir, it is not possible. You can still file ITR for financial year 18-19, जो अभी 30 जून तक आप फाइल कर सकते हो। ओके, 19-20 का तो अभी आप नवंबर में फाइल कर लोगे, सो आप सिर्फ 1 ही साल का फाइल कर सकते हो एज ऑफ नाउ। देन सर हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। सर फीडबैक हम आपको मेल पे आ जाएगा वेबिनार होने के बाद में। वेलकम सर।
यदि एम्प्लॉयर टैक्स टाइम से जमा नहीं कर रहा है तो क्या करे, फॉर्म 16 पे नहीं देता है तो क्या करे? सर ये सिचुएशन में आपको एम्प्लॉयर से ही बात करना पड़ेगा। फॉर्म 16 नहीं देता है तो भी आपके पास सैलरी स्लिप रहेगा, उसकी भी बेसिस पे आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। वेलकम सर। You have given one example in HRA, like that I need some example in allowance, gratuity, leave encashment. सर हम लोग का वेबसाइट है www.taxbuddy.com, उसके ऊपर उसका लिंक पे आपको मिल जाएगा, उस पर आप जाइए, वहाँ पे हम लोगों ने सारे कैलकुलेटर डाल के रखे हैं, आप वहाँ पे जस्ट इनपुट डालिए और आपका सारा वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा वेबसाइट पे। आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कैलकुलेटर सेक्शन में जा सकते हैं। सो बैकडेट फाइलिंग इज एस्टिमेटेड henceforth, नहीं सर, बैकडेट फाइलिंग इज नॉट पॉसिबल। हाउ वुड बी टैक्स सेविंग विदाउट होम लोन? सर होम लोन नहीं है आपका तो आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकते हैं, टर्म प्लान ले सकते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन द डिडक्शन अलाउड इन न्यू रिजिम। सर डिडक्शन अलाउड इन न्यू रिजिम में आपको जो आप रेंटेड प्रॉपर्टी है उसका इंटरेस्ट मिलेगा, आपको 30% डिडक्शन मिलेगा, लीव इन कैशमेंट मिलेगा आपको, और उसके बाद आपको वीआरएस का बेनिफिट मिलेगा, बाकी आपको कोई चीज अलाउड नहीं है न्यू रिज्यूम में। सर हम लोग का फीस नॉमिनल है, आप हमको मेल कीजिए, हम आपको आपका सर्विस के हिसाब से आपको फीस कोट कर देंगे। इफ आई हैव नो मेडिक्लेम पॉलिसी वेदर आई कैन गेट डिडक्शन ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस? अगर सर आपका मेडिकल एक्सपेंसर किया है और वो आपका 60 ईयर्स के अबव है, ओके, जिस पे आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है और कैश में नहीं किया है, बैंक से ट्रांसफर किया है और आपके पास बिल है, तो आप 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हो। सर फीडबैक आपको मेल पे आ जाएगा ये वेबिनार के बाद में। इज देयर एनी टाइम ड्यूरेशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ ओल्ड रिजिम? सर एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे अनाउंस नहीं किया है, बट लाइकली 2-3 इयर्स तक तो ये रहेगा, एंड आगे भी हो सकता है। सो कोई ऐसा कुछ कमेंट नहीं है कि ये बंद होने वाला है। सर पीपीटी ये यूट्यूब का ये जो रिकॉर्डिंग है ये हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, पूरा रिकॉर्डिंग, पूरा वेबिनार, पूरा पीपीटी। सो आप हमारे यूट्यूब टैक्स बडी को आप सब्सक्राइब कीजिए और उस पे आपको ये वीडियो आज शाम तक या फिर कल मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगा। सर डीएसपी पॉलिसी बेनिफिशियल फॉर टैक्स सेविंग? सर आप हमारा आपका ईमेल आईडी दीजिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। अंडर विच सेक्शन मेडिकल एक्सपेंडिचर रिडक्शन विल कम? सर 80D के अंदर बेनिफिट आता है अप टू 50,000। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ एंड एलआईसी ड्यूरिंग 1 अप्रैल से लेकर 30 जून विल बी कैलकुलेटेड फॉर दिस ईयर। सर ये आपका चॉइस है, अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 19-20 में लेना है तो आप उसके अंदर भी ले सकते हो, और फाइनेंशियल ईयर 2021 में लेना है तो आप उसमें भी ले सकते हो, बेस्ड ऑन योर टैक्स प्लानिंग, जिसमें आपको टैक्स बचे। सर व्हाट इज एसएसएस? सर एसएसएस इज सुकन्या समृद्धि स्कीम। सर ये सीनियर सिटीजन स्कीम भी होता है, जो सीनियर सिटीजन रहते हैं उनके लिए। हैव व्हाट्सएप ग्रुप टू गेट अपडेट इन्फॉर्मेशन? सर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, हमारा फेसबुक ग्रुप है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के सर्विस मिलेंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे। हाउ टू डिपॉजिट प्रोफेशनल टैक्स फॉर इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर? सर आपका ये आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो सर। थैंक यू सो मच सर। व्हाट इज स्कीम फॉर टैक्स अवेलेबल फॉर सीनियर सिटीजन? सर सीनियर सिटीजन के हिसाब से आप सेविंग स्कीम है, उसमें आप डाल सकते हो पैसा, एनपीएस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, डेट फंड में, म्यूचुअल फंड के डेट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यस सर, आप अपनी मॉम के लिए, सीनियर सिटीजन है उनके लिए आप यूज कर सकते हो। आपके वाइफ के नाम पे अगर आपने बेनिफिट किया है तो आप उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे सर, आपकी वाइफ ही ले पाएंगे। ये वेबिनार में मैंने काफी कुछ चीजें कवर नहीं की है, अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है तो आप Q&A सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं, हम आपको उसका आंसर मेल के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो,
यूट्यूब चैनल भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, सॉरी सर। एनपीएस का एक मैंने वेबसाइट का लिंक दिया था, ऑनलाइन आप अकाउंट खोल सकते हो, बेसिक डिटेल्स लगता है एंड उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो ऑनलाइन। यस सर, हम लोग जो अभी टॉपिक कवर नहीं हुए उनके लिए भी लेंगे। आप कुछ सजेशन दे सकते हो कि हम लोग कौन से टॉपिक पे वेबिनार लें, और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि हम लोग दूसरे लैंग्वेज में वेबिनार लें तो वो भी आप लैंग्वेज सजेस्ट कीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे दूसरे लैंग्वेज में वेबिनार कंडक्ट करने का जो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। आपको अगर हिंदी लैंग्वेज में वेबिनार चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सर। सर न्यू टैक्स पॉलिसी इज बेटर देन ओल्ड टैक्स पॉलिसी, सर ऐसा नहीं है, ये आपका पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है। अगर कोई पर्सन जिसके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो उसको ओल्ड टैक्स पॉलिसी अच्छा लगेगा, और कोई पर्सन के पास अगर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं और उसको इन्वेस्ट करना भी नहीं है तो उसको न्यू टैक्स पॉलिसी अच्छा लगेगा। ओके, अदर सोर्सेज पे हम लोग वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, और कोई टॉपिक सर आप सजेस्ट करोगे? मोर इन्फॉर्मेशन ऑन ग्रेजुएटी, श्योर सर। आप अपना हमारा वेबसाइट है www.taxbuddy.com, उस पे FAQ पे आप सेक्शन में जाके आप ग्रेजुएटी के बारे में देख सकते हो, उसका कैलकुलेटर भी आप देख सकते हो। सर जीएसटी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है टैक्स बडी, उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए। हम लोगों ने लास्ट 2 वीक पहले एक वेबिनार लिया था, आप प्लीज वो अटेंड कीजिए और उसके बाद आप हमको बताइए कि जीएसटी में कौन से टॉपिक पे वेबिनार लें। अपडेट्स अबाउट 26 एएस, सर हम लोग 26 एएस पे जल्दी अपडेट्स देंगे आपको। सर हमारा मेल आईडी है support@taxbuddy.com। ओके, उस पर आप मेल कीजिए, आपका जो भी क्वेरी है आप उस पर सेंड कर सकते हैं। कैपिटल गेन इन डिटेल, श्योर सर, हम कैपिटल गेन पे भी ट्राई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, सर हम लोग का यूट्यूब चैनल है फिनमिंगो, वो यूट्यूब पे आप फिनमिंगो टाइप कीजिए, वहाँ पे हमारा चैनल है, उस पर हम लोगों ने म्यूचुअल फंड एंड SIP पे काफी वेबिनार्स किए हैं, उस पर आप यूट्यूब वीडियोस है वहाँ पे आप देख सकते हो। अरुण गायकवाड़ सर। ग्रेजुएट कैसे कैलकुलेट करें? सर आप हमारे वेबसाइट पे कैलकुलेटर है ग्रेजुएटी का, आप वहाँ पे एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं समझा तो वहाँ पे चैट सेक्शन है, आप हमको चैट कीजिए, थ्रू वेबसाइट भी कर सकते हो, हमारा मोबाइल ऐप के थ्रू आप चैट सेक्शन को इनेबल कर सकते हो, मतलब चैट आप कर सकते हो, आपको वहाँ पे भी क्वेरी सॉल्व हो जाएगा आपका। डू सेशन ऑन कैपिटल गेन फॉर शेयर्स हाउस प्रॉपर्टी, श्योर सर। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट म्यूचुअल फंड पॉलिसी फॉर टैक्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सर हमारा यूट्यूब चैनल है फिनमिंगो, वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी वेबिनार करके रखा है, वहाँ पे डिटेल्स ले सकते हो इसका। अगर स्टिल आपको कुछ डाउट है तो आप चैट सेक्शन में वहाँ पे डाल सकते हो क्वेरी आपका। सर फीडबैक आपको आ जाएगा मेल पे। kinds of mutual fund on which we can save tax if a webinar on this is possible, सर हम लोगों ने ऑलरेडी वेबिनार करके रखा है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। आप फिनमिंगो चैनल है हमारा यूट्यूब, उस पर आप जाइए और वीडियो देखिए हमारा वेबिनार। वहाँ पे फिर आपको कुछ डाउट है तो आप वहाँ पे कमेंट कीजिए या फिर चैट सेक्शन में हम लोग के थ्रू आ सकते हो आप। पूनम मैम, आपको सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आपको फीडबैक आएगा मेल पे, आपको उसको उसका रिप्लाई करना है, देन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हैव यू ब्रोकरेज सर्विस अबाउट शेयर इन्वेस्टमेंट? नहीं सर, हमको कोई ब्रोकरेज सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, ना हम चार्ज करते ब्रोकरेज। LIC पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट, सर काइंड ऑफ आपने ऑलरेडी अगर स्टार्ट कर दिया है तो आप कंप्लीट कीजिए उसको, अगर स्टार्ट नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ELSS म्यूचुअल फंड में जाइए, आप वहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इट वाज रियली गुड टू हियर यू, प्लीज कंडक्ट वेबिनार ऑन डेली। सर हम लोग वीकली वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, प्लीज आपका सजेशन चाहिए कि हम लोग यही लैंग्वेज में वेबिनार दें या फिर कोई और लैंग्वेज में, सपोज प्योर इंग्लिश में या फिर मराठी में आपको वेबिनार चाहिए तो हम लोग एवरी संडे वेबिनार करते हैं।
Please conduct a webinar for temporary college lecturers who earn around 20 to 40 per month and saving scheme and tax benefit. Sure sir, हम लोग जो ये आपने सिनेरियो बताया है इसके ऊपर भी हम लोग वेबिनार करते हैं. यही लैंग्वेज, श्योर सर, हम लोग यही लैंग्वेज में वेबिनार करेंगे. लैंग्वेज इज गुड, कंटिन्यू. थैंक यू मैम. संजना मैम, I know you personally. NRI have to file ITR. Yes, NRI have to file ITR. Hindi, Marathi, English mix better. Sure sir. Please provide webinar in English. Sure, हम लोग webinar English में भी provide करेंगे. Can you provide consultancy on SIP? श्योर सर, आप हमारा वेबसाइट पे finmingo.com पे जा सकते हो या फिर हमारे मेल support@finmingo.com पे भी आप मेल कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट. अरुण सर, प्लीज सेंड इन्फो ऑन वीकली वेबिनार डिटेल इन ईमेल. श्योर सर, आपका जो अभी जो ईमेल आईडी मुझे हमारे पास मिला है, हम वीकली बेसिस पे आपको रिमाइंडर देंगे कि हमारा कौन सा वेबिनार आने वाला है संडे को. हिंदी इज गुड इनफ, यू कैन मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश. श्योर सर, please conduct a webinar in Hindi. Sure, please you can mix. Okay, sure, welcome. What is liquid fund? How can I file ITR? सर, लिक्विड फंड मतलब होता है कि जो डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, एंड उसमें आपको कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है. ओके सर, आप ITR फाइलिंग करने के लिए हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमको आप मेल कर सकते हो. हम आपका रिक्वायरमेंट लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो एंड देन हम आपका ITR फाइलिंग कर देंगे. Or college having accounting and taxation vocational degree course, can you make MOU with you? श्योर सर, आपका डिटेल्स आप हम मेल पे आप अपना डिटेल्स सेंड कीजिए. हम MOU करने के लिए, अगर बेनिफिट रहेगा दोनों के लिए, तो हम वो भी करने को रेडी है. Earlier for NRI IT was compulsion only if has income in India. सर, NRI के लिए अभी भी वही सिचुएशन है कि अगर आप इंडिया में इनकम अर्न करते हो, और उसका NRI का भी 3 टाइप है, वो अगर कैटेगरी कंडीशन मेट करते हो तो आपको सिर्फ इंडिया में जो इनकम है उस पर आपको टैक्स पे करना है. वो अभी भी मेंटेन है सर. Which investment you should suggest which will help me to get more returns? सर, डिपेंड ऑन योर केस. आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है या फिर सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए करना है. सर, LIC अगर आपके पास अभी तक है तो आई सजेस्ट कि आप ELSS में ट्राई कीजिए, बिकॉज LIC में भी आपको एनीवेज लॉक इन पीरियड तो रहता ही है, बट आपको रिटर्न्स कंपेयर टू ELSS आपको कम मिलता है. सो हमारा वेबसाइट है finmingo.com, आप वहाँ पे जाइए या फिर हमको मेल कीजिए support@finmingo.com, हम आपको रिप्लाई करेंगे. Can a citizen above 60 can take a debt mutual fund? Sir, any person having any age can take debt mutual fund, can invest in mutual fund. Kindly share your webinar updates on my email ID. Sure sir, हम आपका email ID हमारे सिस्टम में ऐड कर देंगे. जर मेडिक्लेम पॉलिसी नसेल तरी मेडिक्लेम खर्च वजा करता येईल का? नक्की सर, यू कॅन आप मेडिक्लेमचा खर्च यू कॅन टेक बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C अप टू 50,000, 50,000 तक आप बेनिफिट ले सकते हो. साइबर क्राइम इज प्रोग्रेसिव डे बाय डे, सो हाउ यू ऑल सिक्योर to sir, Rajendra Shelar sir, for cyber crime हम लोग के we are taking service of basically AWS Azure. So हम लोग we store all our documents on cloud system based. Okay, so you can access your document anytime. You can view your document in your mobile app and it is secure. Basically we are using AWS service, which is best at right now. ELSS mutual fund, do they have any lock-in period? Yes, ELSS mutual fund have lock-in period of 3 years, so you cannot withdraw your money until 3 years for tax saving ELSS only. सर, मेडिक्लेम खर्च 80C की 80D. सर, मेडिक्लेम खर्च 80D आहे, 80C नाही. 80C तर होम लोन साठी आहे आणि म्युच्युअल फंड साठी आहे. थँक यू फॉर व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन. श्योर मॅम, वेलकम मॅम.
सो मुझे अभी एक और क्वेश्चन आया, विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट रिटर्न आई वांट बोथ सेव एंड टैक्स गुड रिटर्न एंड विच इन्वेस्टमेंट आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सर आप हमें मेल कीजिए support@filmingo.com, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड आपका सारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे। वेयर यूज योर ऑफिस सर? सर अभी ऑफिस तो मोस्टली ऑफिस मुंबई में है, पुणे में है और ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन, हमारा वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, ईमेल आईडी है, आप ऑनलाइन में भी हमसे टच कर सकते हो। राजेंद्र शेलार सर। विच मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर टैक्स सेविंग? सर टैक्स सेविंग के लिए कोई एनी पॉलिसी फॉर मेडिक्लेम इज फॉर टैक्स सेविंग। जो भी आप टैक्स सेविंग में आप मेडिकल पॉलिसी लोगे वो टैक्स सेविंग के लिए आपको मिल सकती है। कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो, बट कौन से कंपनी का आपको लेना है अगर उसका भी आपको सजेशन चाहिए तो आप हमको मेल कीजिए support@filmingo.com, या फिर हमारा फिल्मिंगो का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, या फिर हमारे फिल्मिंगो के वेबसाइट पे आप जाइए। सो और कुछ सर, कोई भी आपको सजेशन देना है, कोई क्वेश्चन करना है, आगे के वेबिनार कैसे होने हैं, कुछ टैक्स सेविंग के लिए चाहिए, आईटर फाइलिंग के लिए, कोई भी सर्विस हो, आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो टैक्स बड़ी। यूट्यूब चैनल पे डाउनलोड सब्सक्राइब कर सकते हो हमारा यूट्यूब चैनल फॉर मोर वेबिनार। आपके ईमेल आईडी पे हम लोग वीकली बेसिस पे आपको वेबिनार का डिटेल्स शेयर कर देंगे। मुझे अभी कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा, तो मैं ये स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड वी विल कंडक्ट नेक्स्ट वेबिनार सून। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये सिर्फ स्टार्ट नहीं है, हम लोग अभी शुरू किया है ये। सो बेसिकली आपको टैक्स रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे वेबसाइट पे आइए, आप हमारा मोबाइल डाउनलोड कीजिए, आप जो मुझे पर्सनली जानते हैं आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे फॉर टैक्स एंड फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज। Stay safe, stay healthy. Please take care of your family and your. Sir, in income tax we are having different heads of income. Kindly explain one by one in detail in next class. Sure, sir. I will explain in my next class. Kindly share your contact number. सर कॉन्टैक्ट नंबर आपका मेल आईडी दे दीजिए, मुनीश मल्होत्रा सर, सो दैट हम आपको कांटेक्ट कर लें। अभी कांटेक्ट नंबर तो मेरे पास अभी है नहीं, चैट में देखता हूँ मुझे मिलता है तो मैं आपको दे देता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। आई होप आपको कुछ न्यू चीजें सीखने को मिले। मैं ये वेबिनार खत्म एंड करता हूँ, क्लोज करता हूँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, प्लीज टेक केयर ऑफ सेल्फ।